हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। नमस्कार, हमारा नाम अमन है, यानी कि बायो अमन, और स्वागत करते हैं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता ही है, वीडियो देख के आपको सबको पता चल गया है कि भाई लैमार्कवाद और डार्विनवाद पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन तो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और बता दें, यदि आप क्लास 12th बायोलॉजी का ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको सभी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को ना, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। क्या करना होगा? प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। ठीक है, वहीं पर प्लेलिस्ट पर ही आप सभी को सब वीडियो हमारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाथ जोड़कर विनती है कि प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ना। और यदि बायोलॉजी का कोई भी वीडियो आप सर्च करते हैं, सपोज दैट आपने सर्च किया मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, तो आपने मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र लिखा और लास्ट में लिख दिया बायो अमन। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से देखेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ढेर सारी प्लेलिस्ट हैं और ढेर सारी वीडियोस हैं। और कोई भी टॉपिक को पढ़ना हो, जानना हो, समझना हो, सिर्फ बायो अमन से पढ़ना हो तो बायो अमन लिख देना बच्चे। वहां पर मैं आपको ऐसे पढ़ाते हुए मिल जाऊंगा। ठीक है, ऐसे। चलो भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे लैमार्कवाद पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, एक वैज्ञानिक थे लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक थे डार्विन। ठीक है, तो लैमार्क ने अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी थी और डार्विन ने कुछ अपनी परिकल्पनाएं दी थी। वही महत्वपूर्ण है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, हम आपको बताएंगे भी कौन महत्वपूर्ण है। अब थ्योरी का पोर्शन है, देखते हैं क्या क्या है भाई। तो ये थे अपने लैमार्क। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो जिराफ का एग्जाम्पल। ठीक है, बस जिराफ का एग्जाम्पल याद कर लो, सब बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, विकास का पहला सिद्धांत लैमार्क ने सन 1801 ईस्वी में दिया। ठीक है, जो एवोल्यूशन का सिद्धांत था, पहला सिद्धांत लैमार्क ने कब दिया? तो 1801 ईस्वी में दिया। ठीक है, सन 1809 में अपने नियम को उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि बताओ लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? तो लैमार्क की पुस्तक का नाम है बच्चे फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक, बिल्कुल सही सुना। ठीक है, दिया, जिसे लैमार्कवाद या फिर लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो लैमार्क का नियम बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, डन। पुस्तक क्या थी? फिलोसफिक जूलॉजिक थी। ठीक है, फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैमार्क ने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे लैमार्कवाद कहते हैं। देखो, सिंपल है कि जो एवोल्यूशन है, उस एवोल्यूशन को लैमार्क ने पहली बार समझा। ठीक है, और पहली बार उस एवोल्यूशन को जो समझा, उन्होंने प्रकट किया, प्रस्तुत किया, कि बताया कि भाई देखो, विकास कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो उसी को उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में लिख के दिया, बताया। ठीक है, उसी को बोलते हैं लैमार्कवाद। ठीक है, यानी कि लैमार्क के द्वारा दिया गया नियम, सिद्धांत। ठीक है, तो जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण निम्न है। ठीक है, हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। और यदि आप 10th में हैं तो आपको आधा वीडियो देखना है, बढ़ा के देख लेना है। और यदि 12th में है तो पूरा देख लीजिएगा। और यदि 10th और 12th दोनों में है ना भाई, डिटेल से देखना, डिटेल से देखना, बहुत मजेदार है। विकास की कहानी बिल्कुल स्टोरी है भाई, स्टोरी कहानी है, मजेदार है। ठीक है, पहला उन्होंने क्या दिया कि आंतरिक जैव बल, जीवों के आंतरिक बल में, ठीक है, शरीर के जो अंदर बल रहता है, ठीक है, तो जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ने की प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, जीवों का शरीर का आकार कैसे बढ़ता है? अंदर से ही तो बढ़ता है, बाहर से थोड़ी ना बढ़ जाता है कि बाहर से यहां से बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है, वहां से बढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं होता है, अंदर से बढ़ रहे होते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो उन्होंने इसको बताया, जिसका अर्थ यह है कि जीव के पूरे शरीर या किसी अंग में आकार में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार ये बताया भैया कि जीवों के आकार में बढ़ने की उनके अंगों में क्या होती है बच्चे? प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आकार में बढ़ने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। डन। फिर बताया वातावरण का प्रभाव, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका यही नियम, ये नियम है। और दूसरा ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और ये अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग ये सभी इन्हीं के जो है एग्जाम्पल हैं, इन्हीं के द्वारा बताए गए हैं। तो पहला देखते हैं वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने क्या बताया कि वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। भाई बिल्कुल करता है। जब ठंडी आती है तो टी शर्ट पहन लेते हैं, और जब गर्मी, ओ उल्टा बोल गया, जब ठंडी आती है तो जैकेट पहन लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। जब गर्मी आती है तो टी शर्ट पहन लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं। ठीक है। तो वातावरण का सीधा प्रभाव प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण ही जीवों में नई आवश्यकताओं को जन्म देता है। जब वातावरण परिवर्तित होता है तभी नई आवश्यकताएं आती हैं ना। जब गर्मी आई तभी तो हमने जैकेट को फेंका और टी शर्ट को पहना। अगर वातावरण परिवर्तित ना हुआ तो हमारी नई आवश्यकताएं कहाँ से आ गई, आएंगी ही नहीं। ठीक है। तो जीवों के लगातार जरूरतों के अनुसार नए अंग, शरीर के किसी अंग का विकास होता है। ठीक है। तो इन्हीं जो जरूरत चल रही है वातावरण के अंदर, ठीक है, विकास के अंदर, उसी से क्या होता है, नए अंग का विकास होता है। डन। अगला उन्होंने बताया अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। ठीक है। उपयोग करना या फिर अनुपयोग करना, उस अंग का ज्यादा प्रयोग करना या फिर कम प्रयोग करना। तो देखो, अंगों का विकास व उसके कार्य करने की क्षमता उसके उपयोग व अनुपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है। ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो अंग का ज्यादा उपयोग करोगे उसमें ज्यादा विकास होगा, और जिस अंग का उपयोग करना बंद कर दोगे उसका विकास रुक जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जिराफ वाला बिल्कुल सटीक बैठता है। वो ये बैठता है कि जिराफ पहले छोटी गर्दन वाले ही थे, सब जमीन की घास खाते थे। घास नष्ट हुई तो उन्होंने अपनी गर्दन और अगली टांग का उपयोग ज्यादा किया, जिसकी वजह से जिराफ में ये कुछ दिन बाद, कुछ सालों के बाद लक्षण वंशागत हो गए, और सभी जिराफ कैसे हो गए, ऊंची गर्दन वाले और लंबी टांग वाले हो गए। ठीक है। ये बताया। तो किसी अंग का लगातार उपयोग करता है, जो जीव किसी भी अंग का लगातार उपयोग करता है, ठीक है, किसी अंग का लगातार उपयोग करते रहने से वह अंग मजबूत और पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है। जिस अंग का आप लगातार उपयोग करेंगे वो कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आपका पूर्ण विकसित हो जाएगा। ठीक है। मजबूत और पूर्ण विकसित हो जाता है, लेकिन उसके अनुपयोग से इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर आप उसका अनुपयोग करेंगे, उसका जो है प्रयोग करना कम कर देंगे, तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे बताया गया कि सांपों की जो पैर थे ना, वो पैर बड़े बड़े होते थे, तो उनको बिल में छुपने के लिए दिक्कत करते थे। तो सांपों ने क्या किया, उन पैरों का उपयोग करना कम कर दिया, जिसकी वजह से पैर खत्म हो गए भाई। ठीक है। फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इस प्रकार जीवों में आए परिवर्तन अनुवांशिकी द्वारा उनके संतानों में वंशागत हो गया। ठीक है। इन सभी के द्वारा जो जीवों में परिवर्तन आया वो अनुवांशिकी के जरिए क्या हो गए, ये जो है सभी लक्षण वंशागत हो गए। ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए, तभी जिराफ ऊंची गर्दन वाला और आगे लंबी टांग वाला पैदा हुआ। ठीक है। ये देखो भाई, लैमार्कवाद का उदाहरण है जो है उपयोग का प्रभाव। ठीक है। तो अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाने वाला जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता है। ठीक है। ये देखो, ये जिराफ था, ऊंचे वाले पेड़ की पत्तियों कैसे उचक उचक के खाता है, जिसके लिए उसको अगली टांग और पिछली टांगों में लंबी तथा गर्दन भी लंबी होती थी। ये देखो, लंबी हुई, अगली टांग भी लंबी हुई, पिछली टांग भी थोड़ा सा लंबी हुई, जिससे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और ये लक्षण क्या हो गए, ये लक्षण वंशागत हो गए। ठीक है। ये लक्षण वंशागत हो गए। तो लैमार्क के अनुसार जिराफ केवल एक ही प्रकार के थे। क्या थे, जिराफ केवल एक ही प्रकार के थे। ठीक है। और वही लक्षण क्या हो गए, वंशागत होते गए। फिर है, लैमार्क के मत अनुसार इनके पूर्वज की गर्दन तथा अगली टांगे सामान्य आकार की थी, क्योंकि उस समय वहां के जंगल तथा घास के मैदान थे। क्योंकि देखो, ये जिराफ चाचा है अपना, यहाँ पे घास था, तो सभी जिराफ कैसे थे, छोटे थे, छोटी गर्दन वाले, ऐसे ही टहलते रहते थे, क्योंकि उस समय क्या था, रेगिस्तान में घास थी। ठीक है। जैसे जैसे जलवायु शुष्क होती गई, घास सूखने लगी, तो उन्हें पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा। ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उन्हें क्या होना पड़ा, निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने अगले पैर और गर्दन का ऊपर खींचना पड़ता था।
लगातार अगला पैर उठाना पड़ता था, गर्दन खींचनी पड़ती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप अफ्रीका के रेगिस्तान में लंबी अगली टांग और लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्भव हो गया। इसी के फलस्वरूप लैमार्क ने बताया। डार्विन ने जस्ट इसका उल्टा बता दिया। डार्विन ने बोला, देखो समझ लो कि यहां पर दो तरह के जिराफ थे, एक छोटी गर्दन वाले थे, ये वाले को डार्विन ने बोला एक ऐसे जिराफ थे। ठीक है, और दूसरे जिराफ कुछ ऐसे थे। ठीक है, तो जो पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, जब घास फूस नष्ट हुई तो वो मर गए सब। जो ऊंची गर्दन वाले थे वो घास फूस नष्ट हुई, वो पेड़ पौधों की टहनियां खाते थे, वो जिंदा रहे। डार्विन ये बोल दिए। ठीक है, फिर देखो बतखों तथा, क्या बोला इन्होंने, बतख तथा दूसरे जलीय पक्षियों में पानी में तैरने के लिए इनके पादों व अंगुलियों के बीच की जगह की त्वचा के बीच की जगह तनी रहती थी। ठीक है, उठी रहती, जिसके फलस्वरूप जलयुक्त पादों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्होंने बताया कि अंगों का अनुपयोग का प्रभाव। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि अंगों का जब उपयोग कर रहे थे तब क्या प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं कि जब ये किसी अंग का अनुपयोग करते हैं, ठीक है, अंग का प्रयोग करना कम कर देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, लैमार्क के अनुसार सांप जो थे, सर्प, झाड़ियों और बिलों में रहता था भाई, है ना, झाड़ी में घुस के बैठा रहता था, बिल में घुस के बैठा रहता था, तथा जमीन पर रेंग कर चलता था, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे। ठीक है, उसके पैर थे लेकिन वो जमीन पे फिर भी ऐसे रेंग रेंग के चलता था। जब वो जमीन पे रेंग रेंग के चलता था तो उसके पैर क्या होते थे, तो उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे। ठीक है, जब उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा बिल में घुसने में भी बाधा उत्पन्न करते थे। कौन? उसके पैर। ठीक है, और उसने अपने पैर का इस्तेमाल कर दिया कम, उसने अपने अंगों का कर दिया अनुपयोग। ठीक है, उपयोग करना कम कर दिया। तो इसलिए क्या बताया गया, इसलिए धीरे धीरे उनके पैर क्या होते गए, विलुप्त होते गए। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया, जैसे देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये सांप है ना, ये सांप है। अब ये रहता बिल में है, कहाँ रहता है भाई, बिल में रहता है। ये देखो, है ना, ये इसके पैर हैं, है ना, ये देखो दो पैर नहीं थे कि दो पैरों वाला सांप, है ना। जब इसके ये दो पैर हैं तो हमने क्या देखा कि ये जो पैर थे, ठीक है, ये पैर थे, ये इसको बिल में जाने के लिए इसको दिक्कत करते थे, बाधा उत्पन्न करते थे। क्या थे इसके पास, पैर थे। ठीक है, पैर बिल में घुसने के लिए क्या करते थे, बाधा उत्पन्न कर देते थे। तो इसने इस पैर का क्या किया, ये पैर क्या है, अंग है। ठीक है, ये पैर क्या है, आपका ऑर्गन है, और इसने इस अंग का प्रयोग करना क्या किया, कम कर दिया, जिसके द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो है लक्षण खत्म हो गए, ये पैर इनके गायब हो गए, ये पैर इनके विलुप्त हो गए। ठीक है, ये बताया गया भाई। तो क्या बताया गया, धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके पास सिर्फ इन्होंने ही अपने लक्षण का एक पैर का उपयोग कम किया, पैरों का उपयोग करना कम किया, इन्हीं के पास से विलुप्त हो गए। बाकी अन्य सरीसृप जितने भी थे उन्होंने अपने पैरों का उपयोग जारी रखा और उनके पैर आज भी हैं। ठीक है, अन्य जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके पैर क्या है, तो उनके पैर आज भी हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, होना भी चाहिए। आगे देखो, अब आते हैं डार्विनवाद। ठीक है, तो ये है हमारे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, इनकी बड़ी अद्भुत कहानी है। डार्विन की ये है आपकी लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं पुस्तकालय। ठीक है, ये है इनकी लाइब्रेरी। ठीक है, डार्विन बचपन से ही एक वकील बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे, वकील, क्योंकि इनके फादर एक एडवोकेट थे, एक वकील थे। ठीक है, तो इनके फादर इनको वकील भी बनाना चाहते थे, लेकिन क्या था, ये एक बार MHS बीगल नामक एक जहाज तैयार हुआ, जिस जहाज में क्या था कि जो है प्रकृति में जो जैव विकास हो रहा था उसकी खोज के लिए कई साइंटिस्ट जा रहे थे। तो डार्विन का भी मन कर गया और डार्विन भी चले गए उसमें। ठीक है,
तो जब डार्विन उसमें चले गए तो उन्होंने क्या दिया वहां पे, डार्विन जब गए तो एक द्वीप था गैलोपोगस द्वीप, ठीक है। तो वहां पर आपने अभी पिछले वाले जो है क्लास में पढ़ा है डार्विन की फिंचे, है ना, अनुकूली विकर्ण आपने पढ़ा है ना, डार्विन की फिंचे। क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है ना जो न्यू बैच वाली, वहां पर देखिएगा, मिलेगा आपको अनुकूली विकर्ण, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने खोज किया, फिर ये भाई डार्विन बन गए, ठीक है। तो 1809 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक इनका जो है वो था, और इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसको बोला गया भाई डार्विनवाद। क्या बताया कि डार्विन की विचारधारा यह थी कि प्रकृति जंतु पौधे का इस प्रकार चयन करती है कि वह जीव उस वातावरण में रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं, संरक्षित हो जाते हैं, और वो जीव जो कम अनुकूलित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनका सिद्धांत था क्या, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। डार्विन साहब का सिद्धांत था क्या, तो वो था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। इसको देखिएगा, 1 मिनट में मैं आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या देखा भाई, नेचुरल सिलेक्शन का इन्होंने सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या बताया, डार्विन साहब ने बताया, डार्विन की ये जहाज बहुत पूछी जाती है, MHS बीगल, ठीक है। तो डार्विन साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन, ठीक है। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति जो नेचर होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, जो भी जीव है उसका प्रकृति चयन करती है, ठीक है। प्रकृति अगर वो प्रकृति के प्रति अनुकूलित रहा तो वो जिंदा रहेगा, और अगर वो प्रकृति के प्रति अनुकूलित नहीं रहा तो प्रकृति उसको क्या कर देगी, मार देगी भाई। क्या कर देगी, प्रकृति ही उसका सिलेक्शन करेगी, ठीक है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मनुष्य अभी प्रकृति पर हावी हैं, ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमंस नहीं पृथ्वी को चला रहे हैं, ह्यूमंस नहीं प्रकृति इन्वायरमेंट को चला रहे हैं। जिस दिन नेचर ने सेलेक्ट किया, अभी का जो वातावरण है, ये वातावरण कैसा है, ह्यूमंस के रहने के लिए अनुकूल है, ठीक है, ह्यूमंस के रहने के लिए अनुकूल है। तो मनुष्य, हम सभी लोग सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, खूब मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर घूम टहल रहे हैं, ठीक है, पर्वत को काट रहे हैं, पहाड़ को तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, लगातार करते ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये नेचर सिलेक्शन करेगी, जिस दिन ये चाह लेगी कि भाई ये लोग अब नहीं रहेंगे, उस दिन क्या करेगी, उस दिन पूरी प्रजाति को खत्म कर देगी, ठीक है। जैसे आपको पता होगा आपके डायनासोर, है ना, लगभग बताया जाता है कि 60 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व, कब बताया जाता है, तो 60 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर का यहाँ पर राज था पृथ्वी पर, ठीक है। आज से 60 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर का राज था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रकृति ने देखा कि भाई डायनासोर अब तुम बहुत रह चुके, तो नेचर ने क्या किया, उनका सिलेक्शन किया, ठीक है। उनको देखा कि अब तुम रहने लायक हो कि नहीं, ठीक है,
तो डायनासोर लोग खूब मस्ती वस्ती करते थे, यहाँ पे घूमते टहलते थे। तो प्रकृति ने बोला कि भाई अब तुम लोग रहने लायक नहीं हो, एक काम करो, अब निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो प्रकृति ने क्या किया, उनकी पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दिया भाई, उनकी पूरी प्रजाति को सफाया कर दिया एक बार में, ठीक है। तो देखो, तो प्राकृतिक चयनवाद को समझने के लिए अपने विचार को निम्नलिखित में प्रस्तुत किया किसने, डार्विन ने, ठीक है। पहला क्या था, जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति, ठीक है। देखो क्या है कि सभी जीव में यह प्रवृत्ति होती है कि वो जन्म द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करें, लेकिन उनसे उत्पन्न सभी जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। सभी जीवों के पास जनन की क्षमता है और सभी जीव चाहता है कि मैं इतने बच्चे पैदा कर लूं, इतने पैदा कर लूं कि पूरी पृथ्वी मैं रहूं, जहां भी रहूं, ठीक है, मेरा ही वर्चस्व रहे, ठीक है। जैसे ह्यूमंस को देखो, जनसंख्या लगातार क्या हुई जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ठीक है। इसी तरह सभी जीव ऐसा ही करते हैं, लेकिन सुनो, लेकिन वो सभी जीवित नहीं रह पाते, जितने बच्चे पैदा करते हैं वो सभी जीवित नहीं रह पाते पृथ्वी पर, क्योंकि उनकी वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, परंतु खाने व रहने का स्थान स्थिर होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जीव है, खाने रहने का स्थान इसके पास इतना ही है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 100 लोग ही सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इन 100 जीवों ने प्लान बनाई, बोला एक काम करो यार, अपनी प्रजाति संकट में है, 1000 जीव पैदा करो जल्दी से, 10,000 पैदा कर लो। तो इन सभी लोगों ने करके 10,000 जीवों को यहाँ पर पैदा किया, लेकिन आवास, ठीक है, और फूड, रहना और खाना तो लिमिटेड ही है ना, जिसके कारण से बाकी जितने जीव थे वो सभी मर जाएंगे, सिर्फ 100 जीव या फिर मतलब ऐसे एक अप्रोक्सीमेट बताया वही सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज बताया। दूसरा इन्होंने बताया सीमांत कारक, प्रत्येक जीव जाति को रोकने के लिए कुछ वाहक होते हैं, ठीक है, कुछ वाहक होते हैं, नहीं तो वो जीव पृथ्वी पर हावी कर लेगा, पूरी पृथ्वी को घेर लेगा, ठीक है। अगर उस जीव की पृथ्वी मतलब वृद्धि हो रही तो खा जाएगा, ठीक है। जंगल में ज्यादा हिरन होए जा रहे हैं तो शेर उनका शिकार कर जाता है भाई, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे उसकी संख्या सीमित हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक निम्नलिखित हैं, ठीक है। देखो सीमांत कारक, पहला क्या है कि सीमांत भोज्य सामग्री, जनसंख्या भोज्य सामग्री के कारण सीमित हो जाती है, खाना के कारण सीमित हो जाती है। अब अभी हम लोग के पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, जिसके द्वारा खाना ढेर सारा हुआ, तब हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना आता तो पृथ्वी पर इंसान यानी कि ह्यूमंस भी भूखा मर रहा था, है ना। लेकिन अभी भी भूखे मर रहे हैं लोग, है ना, अभी भी भूखे मर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हम लोग प्रयागराज में रहते थे, हाँ प्रयागराज में। तो प्रयागराज में क्या था कि वहाँ पे हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट किए, और वो मेरा सोचो होम टाउन है, तो वहाँ से मेरा बहुत वास्ता था। तो वहाँ पे हमारे भैया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो एक फाउंडेशन था, और उस फाउंडेशन के जरिए क्या करते थे, हम लोग प्रयागराज के अंदर लोगों को खाना खिलाते थे, ठीक है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए किसी से नहीं लेते थे, ठीक है। सुबह हम लोग का खाना बनता था, नाश्ता तैयार होता था, और दोपहर के करीब हमारा खाना बन जाता था, फिर शाम को 8, 9, 10 बजे करीब फिर खाना बनता था। तो उस खाना को लेते थे और प्रयागराज के कई स्पॉट पे जा करके लोगों को देते थे, ठीक है। और सोचो जब उस खाना को हम लोग सर्व करते थे, लोगों को देते थे, तो वहाँ पर ऐसा फील होता था कि सच में इनको खाने की ज़रूरत थी, है ना। और अगर आज का ये खाना ना आता तो ये लोग भूखे सोते, ये लोग भूखे सोते। सोचो इस कदर हाल ह्यूमंस का है भाई, ठीक है। और डार्विन के अनुसार देखें तो क्या हो रहा है, ये भाई सीमांत कारक हैं, ठीक है। तो अगर खाना मिलेगा तो रहेंगे, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। अगर भोज्य सामग्री कम है तो वह जनसंख्या बढ़ ही नहीं सकती है। अगर भाई खाना ही कम है तो वो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी, कभी जीवन में नहीं बढ़ेगी। क्या होगा, कभी जीवन में नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। इसीलिए जो गरीब लोग होते हैं उनकी सोच पता नहीं कैसी चलती है, वो लोग ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। उनको पता है, क्या पता है कि अगर मैंने 10 बच्चे पैदा किया ना तो उसमें से 7-8 तो बच ही जाएंगे, है ना, लगभग बता रहा 7-8 तो बचेंगे,
2-3 बच्चे अगर हो जाएगा तो कोई कारण बस मर जाएंगे तो ठीक है, 7-8 बच्चे जब कमाएंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास, मैं झट से अमीर हो जाऊंगा, है ना। लेकिन ये बिल्कुल घटिया सोच है, बिल्कुल गलत सोच है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं क्योंकि आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और वहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें, एक एक टॉपिक को डिटेल से बताया है और बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया है, समझाया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगी। अगला सीमांत कारक है परभक्षी जंतु। परभक्षी जंतु का मतलब क्या होता है कि वो जंतु, बच्चे पैदा कर दो, जंतु आएगा खा के चला जाएगा, ठीक है, देख लेना भाई। अगला कारण है रोग, ठीक है। जनसंख्या जब वृद्धि हो रही, कोई रोग आ गया, ठीक है, ज्यादा ह्यूमंस की जनसंख्या आई, कोरोना आ गया, लो मर जाओ सब, ठीक है। सबको प्रकृति क्या करती, बैलेंस करके रखती है सबको, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर क्या करती है, सेलेक्ट करती है किसको रहना है किसको नहीं रहना। अगला कारण है स्थान, तो स्थान की कमी होने के कारण जनसंख्या अनियमित वृद्धि से रुक जाती है। अगला कारण है प्राकृतिक विपदाएं, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं जो आ जाती हैं उसकी वजह से जनसंख्या रुक जाती है भाई। प्राकृतिक आपदाएं आई, मर गए जीव, खत्म, जाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें भाई साहब होती हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अगला है विभिन्नताएं, जिसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट भाई वही था, क्या, नेचुरल सिलेक्शन। क्या था भाई, नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। तो देखो, दो जीव कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, हमें पता है। जैसे मैं और मेरा भाई एक समान नहीं, दोनों अलग अलग हैं भाई, दोनों अलग अलग हैं। जब वो मेरे सामने खड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है ना, है ना। एक ही माता पिता की दो संतानें कभी भी एक समान नहीं होती हैं, ठीक है। एक ही माता पिता की दो संतानें, मतलब मैं और हमारे भाई, ठीक है, दोनों एक समान है ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं भाई, ठीक है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो विभिन्नताएं जैव विकास की मूल आवश्यकताएं हैं, क्योंकि बिना विभिन्नता के विकास नामुमकिन है, विभिन्नता से ही जैव विकास उत्पन्न होता है, ठीक है। विभिन्नता से यानी कि वेरिएशन से ही जैव विकास क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब तुम याद रखना, मेरे जैसा बायो अमन कहीं ढूंढ के दिखा दो भाई, मेरे जैसा बायो अमन कहीं ढूंढ के दिखा दो जो आप लोगों को इसी तरीके से बायोलॉजी पढ़ाता हो कि एक एक टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाते हो, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह बोलता हो, दिखा दो ढूंढ के। भाई मिलेगा ही नहीं भाई, हैं, जिस दिन मिल जाएगा मेरे पास लेके आना उसको। चलो भाई, अगला इनका सिद्धांत है भाई योग्यतम की उत्तरजीविता। ये देखो, तो डार्विन ने क्या बताया, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसमें इन्होंने क्या बताया कि डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में वो जीव सफल हो जाते हैं, ठीक है, जो उसमें रहने के लिए योग्य होते हैं, ठीक है। जो डिजर्व करते हैं वो रहते हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं उसको प्रकृति मार देती है, ठीक है, सफल हो जाते हैं। जो वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं या अधिक सफल जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं या फिर अधिक सफल जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है, जनन क्षमता भी इनकी क्या होती है बच्चे, तो इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है। क्यों, क्योंकि ये सर्वाइवल मोड पे हैं, ठीक है, प्रकृति ने इनका चयन किया है, बोली रहो। तो अभी हमारी जनसंख्या भी क्या हो रही है, अधिक हो रही है, जनन क्षमता भी अधिक हो रही है। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जनन क्षमता अधिक ही तो है, क्योंकि प्रकृति बोलती है कि बच्चे पैदा कर लो, तुम करो भैया, मानो है क्या, अच्छा ठीक है, कर लो बच्चे पैदा, कर लो, करते जाओ करते जाओ। जिस दिन प्रकृति का मूड खराब होगा उस दिन कोई ले आएगी सीमांत कारक, मार देगी, खत्म कर देगी, जाओ घर बैठो अब, ठीक है। तो यह स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करता है, जिससे उत्पन्न लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने प्रकृति वर्ण द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता को लैमार्क जिराफ द्वारा समझाया, ठीक है। तो लैमार्क ने जिराफ के एग्जाम्पल में बताया कि भैया लैमार्क एक ही था, उन्होंने अपने अंगों का उपयोग किया, ठीक है, लेकिन डार्विन ने बताया ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है लैमार्क साहब। जिराफ दो थे, एक छोटी गर्दन वाले, एक ऊंची गर्दन वाले। छोटी गर्दन वाले घास फूस खाते थे, घास फूस खत्म हो जाने के बाद छोटी गर्दन वाले का क्या हो गया, डेथ हो गई, मर गए वो, उनकी प्रजाति पूरी खत्म हो गई। और जो ऊंची गर्दन वाले जो लगातार पेड़ पौधों की टहनियों को खाते थे, वो सभी सरवाइव कर पाए, वो सभी जिंदा रह पाए, ठीक है।
इसके बाद क्या था कि भाई नई जाति की उत्पत्ति, ये तो खैर आपके उसमें नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन साहब ने हमारे क्या बोले थे, चार्ल्स डार्विन की एक बड़ी फेमस लाइन है, अगर आपको पढ़ने में आ रहा होगा तो सुना देता हूँ। इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव, ठीक है। कौन स्ट्रांग है, कौन इंटेलिजेंट है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं है। हु विल सर्वाइव, कौन सर्वाइव करेगा, बट दोज हु कैन बेस्ट मैनेज चेंज, ठीक है। जो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहे हैं उसको मैनेज कर लेगा, वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब मर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रकृति क्या करती है, चयन करती है। नेचर क्या करती है, सिलेक्शन करती है, ठीक है। नेचर क्या करती है, तो नेचर करती है सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि प्रकृति करती है आपका चयन, ठीक है। आगे देखो, तो डार्विन की विशेषताएं क्या है, पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, ठीक है। प्रत्येक जीव के पास संतान को उत्पन्न करने की क्या होती है, प्रचुर क्षमता होती है, भाई क्षमता होती है, जनन क्षमता, जिससे वो बच्चे पैदा कर पाए। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, कुत्ता के पास भी है, भैंस के पास भी है, गाय के पास भी है, ठीक है, बिल्ली के पास भी है, मछली के पास भी है, सभी के पास जनन करने की क्या है, क्षमता है। जीवन संघर्ष होता है, जब यहाँ पर जीवन आता है जीवन संघर्ष से भरा रहता है। अब हमारा जीवन क्यों संघर्ष से भरा नहीं है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, ठीक है। हमारा दिमाग चलता है, हम रहने के लिए घर बना लेते हैं, तो शेर हमको खा नहीं जाता है, जंगली जीव हमको खाता नहीं है, ठीक है, हमें कोई नुकसान नहीं हो पाता, क्योंकि हम सेफ मोड में रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं, है ना। जंगल का जीवन कैसा है, संघर्ष भरा है। बंदरों के हाल पूछो, कभी खाना मिला नहीं मिला, पता लगे 4 दिन तक खाना ही नहीं मिला, मर गए। लेकिन हम लोग में क्या होता है भाई, खाना 1 साल का पहले स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, खाना नहीं मिला पैसा दे के खा लिए। बंदर कैसे खाएगा भाई, हैं, कुत्ता कैसे खाएगा। तीसरा है समर्थ का जीवत्व और प्राकृतिक वर्ण होता है, जो समर्थ होता है उसी का प्राकृतिक चयन होता है। विभिन्नताएं तथा अनुवांशिकता, वेरिएशन होते हैं, अनुवांशिकता होती है। वातावरण के प्रति अनुकूलता, जो वातावरण के प्रति अनुकूल रहेगा वही सरवाइव करेगा, बाकी सब खल्लास। नई जातियों की उत्पत्ति, इसी से क्या होती है, नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। देखो अगला चीज इन्होंने क्या बताया, अगला चीज इन्होंने बताया डार्विनवाद का प्रयोग। शेर, चीता, तेंदुआ आपस में स्वभाव और संरचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। यानी कि शेर, चीता, तेंदुआ, देखो क्या है, शेर, चीता, तेंदुआ, ये आपस में क्या है, तो ये आपस में, ये संरचना से आपस में काफी मिलते जुलते हैं तीनों, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो इनका विकास होता है, इनका विकास एक ही जनक से हुआ है। इन जो तीनों का विकास हुआ है, इन तीनों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो केवल एक ही जनक से हुआ है। क्या हुआ है, केवल एक ही जनक से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सभी मांसाहारी हैं और इनकी अंगुलियां पर नुकीले नाखून हैं, ठीक है, इनकी अंगुलियों पर क्या है, नुकीले नाखून हैं, अतः इनका विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ होगा, ठीक है। किंतु वातावरण की अधिकतम लाभ उठाने के लिए इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि ये तीनों अलग अलग जातियां बन गई, ठीक है। धीरे धीरे वो जो परिवर्तन है वो इतने बड़े होते गए कि ये तीनों क्या होती गई, अलग अलग जातियां बनती गई, ठीक है। क्या बनती गई, अलग अलग जातियां ही बन गई भाई, ठीक है। फिर देखो डार्विनवाद की आलोचना हुई। पहला, इसके अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताएं नए जीवों को उत्पन्न करती हैं, छोटी छोटी वेरिएशन आती हैं जिससे नया जीव बन जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण नई जातियां पैदा नहीं हो सकती हैं, ठीक है, हो ही नहीं सकती हैं। अगला है डार्विनवाद जीवन की उत्पत्ति के विषय में नहीं बता पाए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यह वाद डार्विनवाद विभिन्न प्रजातियों के विलुप्तीकरण और अतिविशिष्टीकरण को स्पष्ट नहीं करता है कि भाई विलुप्त कैसे हो गए और ये इतने विशेष कैसे, बता ही नहीं पाया। इस सिद्धांत में अवशेषी अंगों, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिले, ठीक है, इन्होंने ये सब चीजें नहीं बता पाए, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, क्या आता है, डार्विनवाद, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखो यही लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती थी। तो लैमार्क ने बताया कि पहले के जो जिराफ थे उनकी गर्दन बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि घास फूस सब खाते थे, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्ष की पत्तियों खाने के लिए गर्दन को खींचकर ऊपर करना पड़ा, इसीलिए इनकी गर्दन और अगली टांग बड़ी हो गई। डार्विन जस्ट इसका उल्टा बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी और लंबी गर्दन वाले भी, है ना। इनमें गर्दन की अलग अलग लंबाई क्या थी, वंशागत थी, ठीक है। गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी, ठीक है। फिर बताते हैं निरंतर गर्दन को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे क्या होती गई भाई, बढ़ती गई, जिससे ये लक्षण वंशागत हो गया, ठीक है। वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ की विजयी हुई, जिसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ जीत गए, ठीक है। इसके बाद देखो गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई, लंबाई बढ़ रही थी वो उपार्जित लक्षण बन गई, एक्वायर्ड कैरेक्टर बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हो गई। वर्तमान में कैसे जिराफ की विकसित हुई, कैसे कौन से जिराफ की, लंबी गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। आगे देखो प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। लंबी गर्दन वालों में वृद्धि हुई, छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए, खत्म हो गए, है ना। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई, ठीक है। इसी प्रकार क्या हुआ, लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डार्विन साहब कुछ बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बताते हैं कि जिराफ दो थे, ठीक है। जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई जीवों का विकास कैसे हुआ। अब डार्विन लोग तो नहीं बता पाए, ठीक है, लेकिन हम अब देखते हैं कि भाई जीवों का विकास कैसे हुआ। फिर पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना, मानव का विकास कैसे हुआ। तो इन टॉपिक्स को, सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे क्योंकि वही प्लेलिस्ट पर आपके सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। वही प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए आपके सभी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और हाँ बेहतरीन तरीके से पढ़ना यार, ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना, किसी के बहकावे में मत आना, ठीक है। बिना मेहनत किए इस जीवन में तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इस चीज को गांठ बांध के रख लो, ठीक है, अपने बिस्तर पे चिपका लो कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अगर मेहनत करोगे तो सब चीजें हासिल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आलस्य आएगा, लेटे लेटे सिर्फ सपने देखोगे, ख्वाब देखोगे ना, तो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही जीते रह जाओगे। अगर उन सपनों को सच बनाना है तो सच में तुम्हें मेहनत करना होगा, ठीक है। और जो व्यक्ति तुम्हें कहे कि ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ऐसे सफलता मिल जाएगी, वैसे सफलता मिल जाएगी, कभी जीवन में नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है कि वो अपनी सफलता तुमसे बना रहा है, ठीक है। ऐसा वैसा तुमको बता करके पैसा अंदर कर रहा है तुमसे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा होशियार बनिए। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ भी ज्ञान दे रहा है, ठीक है, कुछ भी तुम्हें कुछ कर रहा है ना, उसके पीछे उसका कुछ रीजन है, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। मेरा पहले रीजन हुआ करता था, ठीक है, अब रीजन नहीं है, ठीक है। रीजन होता तो अब तक तुम्हारे सामने एक प्यारा सा कोर्स होता और उसकी फीस होती 5,000 रुपये, ठीक है, जो भी होती 5,000 10,000 जो भी मैं करता, ठीक है, उसकी फीस रखता, है ना। बोलता यहीं पे रहो पढ़ो, नहीं पढ़ाऊंगा है ना, नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक। आप सभी लोग को पढ़ाया, देखो पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाया मैं, एक एक चैप्टर को पढ़ाया, एक एक टॉपिक को पढ़ाया, यही तक नहीं पढ़ाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ाया, है ना। अभी यूट्यूब पर देखोगे ढेर सारे वीडियोस हैं आपके, 1500 प्लस वीडियोस हैं,
सब आप सभी लोगों के लिए ही तो किया, ठीक है। इसलिए बच्चे देखो, जब आप किसी भी चीज में मेहनत करोगे, ठीक है, सच में फोकस्ड होकर डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तब सफलता के मिलने के चांसेस तब होंगे, गारंटी नहीं कि हो ही जाएंगे। और अगर सोचो बिना डिसिप्लिन के काम कर रहे हो, मेहनत भी नहीं कर रहे हो, तो सफलता कहां से मिलेगी? मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए अपना जो लक्ष्य बनाए हैं, आपको वो लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप उस लक्ष्य जो है लक्ष्य के लिए काम करेंगे, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अदरवाइज आप सपने मत देखिए, ठीक है। अदरवाइज आप सपने ही देखते रह जाएंगे, सपने ही देखेंगे और सपने में ही बिल्कुल खोए हुए रहेंगे, कभी जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बातें हमारी कड़वी हैं लेकिन सच हैं, ठीक है, यही सच्चाई है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।